हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये वीकली करंट अफेयर्स है 3 वीक अगस्त 2025 का। टोटल इस सप्ताह के कंटेंट आपको मिल जाएंगे एक ही साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग ना राजनीति, केंद्र राजस्व फैसले, इन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जो पहला क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल रहा है वह है संविधान से। प्रश्न होगा कि संविधान के कौनसेवें संशोधन विधेयक को लोकसभा ने संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया जो भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोप में कम से कम 30 दिनों तक लगातार हिरासत में या गिरफ्तार रहने पर प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर या केंद्रीय या राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान इसमें है। आंसर क्या होगा? 130वां संविधान संशोधन ये विधेयक पेश किया गया लोकसभा में, फिर इसको भेज दिया गया संयुक्त संसदीय समिति को। ठीक है, तो अब वहाँ पर ये चर्चा होगी, बातचीत होगी कि क्या किया जाए इसमें। इस संविधान के मतलब इसमें क्या है ना, 130वां जो संशोधन विधेयक है उसके तहत संविधान के अनुच्छेद 75 जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, अनुच्छेद 164 जिसमें राज्य मंत्रिपरिषद की बात है, और 239 AA जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की बात है, तो उसमें संशोधन का प्रावधान ये रखता है। ठीक है, तो मतलब यही है कि अगर कोई मंत्री पद पर रहते हुए किसी अपराध या मतलब ऐसी सज़ा जिसकी सज़ा जो है ना वो ऐसा अपराध जिसकी सज़ा 5 वर्ष या उससे अधिक की कारावास हो, तो फिर उसमें अगर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में गिरफ्तार रहता है तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर 31वें दिन पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पर काफ़ी आपत्तियां हैं विपक्षी दलों की, और ख़ास तौर पर यह भी बात है कि आखिर प्रधानमंत्री की सलाह पर क्यों हटाया जाएगा। सलाह तो मंत्रिपरिषद की होती है। ठीक है, कोई भी डिसीजन राष्ट्रपति जो करती हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करती हैं, सीधे एक प्रधानमंत्री के सलाह पर नहीं होता है। अनौपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की चलती है, लेकिन मंत्रिपरिषद का फैसला होता है सब कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग के SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के लिए 11 दस्तावेजों में से एक के अलावा इनमें से किसे वैध बताया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आधार कार्ड। ठीक है, तो 11 दस्तावेज जो है ना वो ये सब हैं, और इनके अलावा एक यानी आधार कार्ड को भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उसके जरिए SIR में मतलब जिनको भी नाम हटा दिया गया है तो आधार कार्ड दिखाकर भी वहाँ नाम जुड़वाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन एवं विनियमन विधेयक 2025 को पारित कर दिया। तो इसमें वास्तविक रकम वाले गेम्स ऐप संचालकों पर कितनी सजा का प्रावधान है? क्या होगा आंसर इसका? A और B दोनों होगा, यानी उल्लंघन पर अधिकतम 3 वर्ष की कैद, 1 करोड़ तक का जुर्माना, या फिर दोनों होगा। बार बार अपराध करने पर 3 से 5 वर्ष की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान ये रखा गया है। इसका नाम क्या है? अब ये कानून बन चुका है, ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 कहा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर कर दिया है और फिर अब ये बदलाव कर दिया गया है। तो इसमें 3 तरह की श्रेणियां बनाई गई है जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें। एक तो है E-स्पोर्ट्स जिसमें कौशल आधारित और जो कॉम्पिटिटिव डिजिटल खेल है जो पेशेवर स्तर पर खेला जाता है उसको रखा गया है। दूसरा है सामाजिक ऑनलाइन गेम यानी मनोरंजन के लिए खेले जाने वाले गेम जिसमें कोई मौद्रिक यानी रुपए संबंधित कोई भी इनाम नहीं होता है। और तीसरा रखा गया ऑनलाइन मनी गेम्स, ऐसे खेल जिसमें दांव या जमा राशि के बदले आर्थिक लाभ का वादा किया जाता है। तो बैन इस पर लगाया गया है, नहीं ये वाला जो खेल है वो नहीं खेला जा सकता है, जैसे ड्रीम 11 है और भी कई सारे हैं जिसकी वजह से युवा बहुत बर्बाद हो रहे थे और उसकी वजह से क्राइम वगैरह भी बढ़ रहा था। तो इन सब को देखते हुए खासतौर पर गृह मंत्रालय का इनिशिएटिव था जो फिर कानून मंत्रालय ने फिर आगे और फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मिलकर एक विधेयक तैयार किया और फिर वो अब कानून बन चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस जगह का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है जिसका NOC केंद्र सरकार ने यूपी गवर्नमेंट को दिया है? क्या होगा आंसर? जलालाबाद नगर।
ठीक है, पहले ये नाम था उस जगह का, शाहजहांपुर ज़िले का है, अब वो नाम बदल दिया गया है, अब नाम परशुरामपुर ही कर दिया गया है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली के तौर पर उसको जाना जाता है उस जगह को। अगला क्वेश्चन ये है, ये कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर जारी हुआ और उसमें ये पहले दरअसल था कि 11 अगस्त को एक ऑर्डर जारी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसमें यह निर्देश था कि एनसीआर में यानी नेशनल कैपिटल रीजन में, यानी दिल्ली और उसके आसपास के जो पूरे रीजन है नेशनल कैपिटल रीजन के तौर पर जो घोषित है, तो वहाँ से कुत्तों को उठाया जाए और फिर उसके लिए एक अलग जगह पर उसको रखा जाए, तो और फिर वापस उस जगह पर न लाया जाए। ठीक है, अब ये संशोधित आदेश 22 अगस्त को जारी हुआ और इसमें ये कहा गया है कि कुत्तों को वहीं छोड़ दिया जाएगा जहाँ से उठाया जाएगा। ठीक है, उसकी वैक्सीनेशन और उसका इलाज वगैरह कराकर। ठीक है, हालांकि उसमें एक क्लॉज भी दिया गया है कि अगर जो कुत्ता है उसमें रेबीज की बीमारी है या फिर वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है, तो फिर उसको अलग ही रखा जाएगा। जो नगर निगम का जो एक क्षेत्र होता है जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है, वहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बदलाव हुआ है और इसको लेकर काफ़ी आंदोलन भी चल रहा था, मूवमेंट चल गया था। अगला क्वेश्चन, वोट चोरी विवाद के बीच विपक्ष ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की चर्चा की? आंसर का अनुच्छेद 324 उसका 5। ठीक है, तो वर्तमान में अभी जो सीईसी है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार है। तो ये बात थी जो इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों की तमाम की बैठक हुई थी और उसमें ये तय हुआ था कि वोट चोरी को लेकर ये सब किया जाए, कार्रवाई की जाए। हालांकि फिर संसद का सत्र समाप्त हो गया, जो मानसून सत्र था। अब आगे देखते हैं क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे नियुक्त किया है या किसे बनाया है? आंसर होगा सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन मूलतः वो तमिलनाडु से हैं। ओके, तो वो जो हैं अब उम्मीदवार हो गए हैं एनडीए की ओर से। ठीक है, कुछ प्रावधान देख लीजिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति या चुनाव से रिलेटेड। ठीक है, अनुच्छेद 63 में ये चर्चा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में यह जिक्र है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, पदेन चेयरमैन। अनुच्छेद 65 में एक आ गया है कि राष्ट्रपति के रिक्त होने या अनुपस्थित होने या असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति ही देखेंगे, निभाएंगे। अनुच्छेद 66 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित उसमें तमाम प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, 67 में कार्यकाल की बात है 5 वर्ष, और इसके अलावा जब तक राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी को पदभार न सौंप दिया जाए। जैसे एक कानूनी एक चर्चा भी उस पर हो रही है, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अभी उन्होंने उपराष्ट्रपति जो थे इससे पहले जगदीप धनखड़, तो उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी भी संवैधानिक तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं उपराष्ट्रपति पद की, जब तक कि कोई उत्तराधिकारी को वो पदभार ना सौंप दे। ठीक है, तो ये भी कहा जाए ना, अचानक से गायब जो है ना, कोई भी ना इंटरव्यू आ रहा है ना उनके बारे में कुछ पता चल रहा है। कुछ खबरें जरूर आ रही हैं कि अब आई हैं खबर कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और उसको लेकर काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये है कि उपराष्ट्रपति को ना अभी भी वो उनके पास इतने अधिकार हैं कि उपराष्ट्रपति का काम वो कर सकते हैं, जब तक कि वो किसी को अपने उत्तराधिकार को पदभार न सौंप दें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है 67, इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है तमाम खबरों में। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 68 क्या है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में रिक्त पद भरने की पूरी प्रक्रिया है, उसमें चुनाव से भी संबंधित ये भी कनेक्टेड है। 67 में चुनाव से संबंधित विवादों के निर्णय पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई भी फैसला करेगा अगर विवाद होता है तो। अगला क्वेश्चन यह होगा कि विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का उम्मीदवार किसको बनाया है? आंसर होगा बी सुदर्शन रेड्डी। वो आंध्र प्रदेश से हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, तो उनको जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव ये 9 सितंबर को संसद भवन में ये होना है और दोनों सदनों के जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा वो सब इसमें वोट देंगे
और जो मनोनीत हैं वो भी वोट देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इंडिपेंडेंस ऑफ़र जो चल रहा था वो अभी भी जारी है, 1-2 दिन बस और है, और सभी बैच पर बम्पर छूट चल रही है। 85% तक प्राइसेस कम हो गए हैं। IPCS जो करंट फोर्स है, काफ़ी महंगा था, वो मात्र 150 का है। बेसिक मेंबरशिप करंट फोर्स का जो कि SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लिए है, मात्र 99 का है। 72nd BPSC फाउंडेशन बैच मात्र 3500 रुपये का है। तो तमाम कोर्सेज चल रहे हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप गूगल प्ले से शार्प लर्निंग सर्च करके ये ले सकते हैं। ठीक है, तो IPCS मेंबरशिप है, दूसरा बेसिक मेंबरशिप है, और 72nd BPSC का भी पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ये हालांकि है अपॉइंटमेंट से लेकर, लेकिन यहाँ गलत लिखा हुआ आर्थिक। ठीक है, ये नियुक्ति से रिलेटेड कंटेंट होगा। अपॉइंटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया ने CCI के महासचिव का चुनाव किसने जीता है? राजीव प्रताप रूडी ने फिर से जीत लिया है एक बार और। ठीक है, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, संसद भवन के पास स्थित एक सेंटर है, क्लब है, प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसमें तमाम जो सांसद होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं, और दूसरे भी जो पूर्व सांसद हैं वो भी सदस्यता ले सकते हैं, और इसके अलावा गणमान्य लोग भी उसमें सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और सचिव बने हैं इसके सचिव संस्कृति, वो राज्यसभा सदस्य तिरुचि शिवा है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बने हैं राजीव शुक्ला। ट्रेजरर बने हैं AP जितेंद्र रेड्डी। ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन वर्ष 2023-24 में 8.9% बढ़कर कितना हो गया है? आंसर क्या होगा इसका? आंसर है 44.95 लाख टन। और ये चर्चा हुई संसद में मानसून सत्र के दौरान। संसद में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, उन्होंने ये बताया है। ठीक है, तो मत्स्य उत्पादन जो है ना वो लगातार बढ़ रहा है, वो भी समुद्री, ये डेटा है, और औसत वृद्धि है 8.9%, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जुलाई 2025 में देश में खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे कम रही, तो कितनी रही, क्या दर रही? आंसर का 1.55%। ये देख रहे हैं आप, पिछले कुछ सालों में जो डेटा है उसमें सबसे कम ये खुदरा महंगाई दर देखने को मिल रही है। ठीक है, खुदरा महंगाई दर अब हो गई है 1.55%, और इससे पहले जो ये थी ना जून में अगर देखेंगे तो 2.1% थी। ठीक है, तो हम जुलाई की बात क्यों कर रहे हैं अगस्त में? क्योंकि अभी अगस्त तो ख़त्म नहीं हुआ ना, तो ये करीब 15, 17 या 20 तारीख के आसपास जो है ना वो डेटा आता है पिछले महीने का। ठीक है, तो अगस्त में ये आया जुलाई का, फिर सितंबर में आएगा अगस्त का ये डेटा। अच्छा, कौन जारी करता है खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट? कौन जारी करता है? तो NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हिंदी में कहते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी हिंदी में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, उसके अंतर्गत आता है। अब सवाल होगा थोक महंगाई दर कितनी रही है जुलाई 2025 में? -0.58%। ठीक है, कितना? -0.58%। ये नेगेटिव में जा रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल है ना उसके रेट बहुत कम हुए हैं। आम जनता को तो उस पर असर नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई जो है ना वो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कम हुई है उसका इफेक्ट हम लोग को यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये कौन जारी करता है थोक महंगाई दर? तो वो जारी करता है DPIIT। कौन है ये? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ये कंफ्यूज मत होना, सवाल पूछ दिया जाता है ऐसा। अच्छा, पूछा जाएगा कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? तो NSO जारी करता है। ठीक है, और थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? DPIIT जारी करता है। अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच अगस्त 2025 में सिलिनेक्स 2025 आयोजित हुआ है? तो इसको नाम में ना ये देखिए, श्रीलंका,
ठीक है, तो ये हुआ श्रीलंका के साथ आयोजित किया गया। और कब से कब तक? 14 से 18 अगस्त तक ये 12वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजन हुआ? तो ये कोलंबो में हुआ है। और किस भारतीय वॉरशिप यानी युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? तो INS राणा ने, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और INS ज्योति जो फ्लीट टैंकर है, उस दोनों ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने LCA Mark 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 यानी 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? आंसर का 97 ये LCA Mark 1 ये फाइटर जेट खरीदा जाएगा। कहाँ से खरीदा जाएगा? HAL से खरीदा जाएगा। ठीक है, तो 19 अगस्त को ये फैसला लिया, सरकार ने मंजूरी दे दी है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको ये मंजूरी दे दी गई है और वही जो है ना इसका निर्माण करेगा। ये LCA Mark 1A लड़ाकू विमान का ये दूसरा ऑर्डर है। इससे पहले जो ऑर्डर है ना वो फरवरी 2021 में दिया गया था 83 विमानों का, लेकिन अमेरिका से इंजन की आपूर्ति नहीं हो पाई। इंजन जो लगा हुआ है वो अमेरिकी इंजन है, तो आपूर्ति नहीं हो पाई, इसलिए ज़्यादातर का अभी डिलीवरी नहीं हो पाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न होगा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने किस वर्ष के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को औपचारिक मंजूरी दे दी? आंसर का 2030। और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी एक अपडेट ये भी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी अब इसकी मंजूरी दे दी है दावेदारी की, और औपचारिक रूप से दावा ठोका जाएगा कि हम राष्ट्रमंडल खेल 2030 में आयोजित करेंगे। और कहाँ पर करेंगे? तो अहमदाबाद में करने की ये योजना बनाई गई है। अब हम लोग कुछ लिस्ट देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम जो विजेता हैं उन सब के। ठीक है, अलग अलग अभी तक के जो हैं उन सब की पूरी लिस्ट दे रहा हूँ मैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल जीता है जनिक सिनर ने, इटली के हैं। महिला एकल जीता है मैडिसन कीज ने। पुरुष डबल्स का खिताब जीता है हैरी हेलियोवर फिनलैंड के, और हेनरी पैटन ब्रिटेन के उन्होंने। महिला डबल्स का खिताब जीता है कैटरीना सिनिएकोवा चेक गणराज्य, और टेलर टाउनसेंड ही अमेरिका के हैं। इसके अलावा मिक्स डबल्स की बात करेंगे तो ओलिविया गेडेकी ऑस्ट्रेलिया के, जॉन पियर्स ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो 2025 के ग्रैंड स्लैम विजेता के पूरे और भी दे रहा हूँ। ये तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। अब फ्रेंच ओपन देखिए। पुरुष एकल जीता है कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। महिला एकल जीता है कोको गॉफ अमेरिकी हैं। पुरुष डबल्स जीता है मार्सेल ग्रोनल्सर स्पेन के, और होरासियो जेबालोस ये अर्जेंटीना के। ठीक है, महिला डबल्स की बात करेंगे तो विजेता है सारा एरेने ये इटली की, और जैस्मिन पाओलिन ये इटली के। ठीक है, और मिक्स डबल्स की बात करेंगे तो विजेता है सारा एरानी इटली, और आंद्रिया वावासोरी इटली के। ठीक है, विम्बल्डन की बात करेंगे तो पुरुष एकल जीता है जानिक सिनर ने इटली के हैं। महिला एकल ईगा स्वेतेक ये पोलैंड की हैं। पुरुष डबल्स की बात करेंगे तो जूलियन कैश ब्रिटेन के, लॉयड ग्लासपुल ब्रिटेन के हैं। महिला डबल्स की बात करेंगे तो वेरोनिका कुर्मोतोवा, नाम थोड़ा कठिन है, रूस की हैं, और एलेसे मर्टेस बेल्जियम की। मिक्स्ड डबल्स की बात करेंगे सेम बर्बिक ये नीदरलैंड, और कैटरीना सिनिएकोवा चेक गणराज्य के। ठीक है, तो ये अब तक ये अभी 3 हुए हैं, चौथा होना है सितंबर में, तो फिर अपडेट देंगे हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस शहर में विश्व रोबोट खेल 2025 का आयोजन हुआ? चीन में, बीजिंग में आयोजन हुआ था, चीन की राजधानी में। 16 देशों के 500 से ज़्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, और दोस्तों पसंद आए तो लाइक बटन दबा देना। क्वेश्चन होगा यहाँ, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। उन्हें 18 अगस्त को जयपुर राजस्थान में जो आयोजित हुआ था ग्रैंड फिनाले, उसमें मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज दिया गया है। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज दिया गया। उनका जन्म हुआ था श्री गंगानगर राजस्थान में, दिल्ली में रहती हैं, और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वो उन्होंने पढ़ाई की है। अभी वो पढ़ भी रही हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की किस सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया? माउंट एल्ब्रस, ठीक है, माउंट एल्ब्रस पर फहराया उन्होंने। अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत लौटे शुभांशु शुक्ला, क्वेश्चन नहीं है, ये लौट आए हैं वो, और फिर दिल्ली में पहुँचे और उसके बाद फिर लखनऊ गए हैं, और मूलतः लखनऊ से हैं, एयरफोर्स के पायलट हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत 25 जून को शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आईएसएस के लिए रवाना हुए थे अमेरिका से, और वो अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचे और अंतरिक्ष में 20 दिन रहे, और आईएसएस पर यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन वो रहे, और फिर 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौट आए थे। अगला क्वेश्चन, किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया? तो कौन कौन है? जतिंदर पाल सिंह हैं, ठीक है, और एक और है राजू रमेश भी हैं, लेकिन राजू रमेश जो है ना वो 4025 मीटर तक ही गए थे, और 5002 मीटर पर जतिंदर पाल सिंह गए, ये जो देख रहे हैं आप फोटोग्राफ, ठीक है। तो आने वाले वक्त में ना मत्स्य 6000 ये जो देख रहे हैं आप, तो ये भारत का है, इसको लॉन्च किया जाएगा, समुद्रयान है, और ये चौथी पीढ़ी का मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है, इसको भेजा जाएगा। तो उससे पहले तैयारी की जा रही है, और फ्रांस की मदद से अभी जो है ना वो जतिंदर पाल सिंह वो गए थे, फ्रांसीसी जो सबमरीन थी उसके ज़रिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट निधन से रिलेटेड क्वेश्चन। भारतीय मूल के ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन हो गया 94 ईयर की उम्र में 21 अगस्त को। तो किस औद्योगिक समूह के संस्थापक थे? कैप्रो समूह के वो संस्थापक थे, ठीक है, कैप्रो समूह। 1966 में वो ब्रिटेन चले गए थे और कैप्रो समूह की स्थापना की थी, और दुनिया के बहुत सारे देशों में कैप्रो समूह का पूरा साम्राज्य है, मतलब औद्योगिक साम्राज्य है। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के किस जिले में अगस्त 2025 में बादल फटने से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए? किश्तवाड़ जिले में, ठीक, किश्तवाड़ में ये हालत, बहुत बुरी हालत ये हुई थी, ठीक है, किश्तवाड़ जिले में। हालांकि उसके बाद लगातार घटनाओं का सिलसिला जारी है। अब योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देश का सबसे चौड़ा 34 मीटर 6 लेन एक्सपेंशन केबल ब्रिज किस नदी पर बना है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने किया? आंसर होगा गंगा, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रिज बना है, और वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ मैं एक बार, ठीक है, गंगा पर। ये ओटा सिमरिया पुल है, और 1871 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 22 अगस्त को इसका उद्घाटन किया, ठीक है। ये जो पुल देख रहे हैं आप मेरे बगल में, उसी का। तो इससे क्या होगा ना, पटना से बेगूसराय जाने में अब मात्र 2 घंटे लगेंगे। इसके बगल में एक और पुल था, तो राजेंद्र पुल, उसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1959 में, बहुत पुराना हो गया था। तो उसी के बगल में, यानी इसके बगल में ये ब्रिज जो है ना वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? आंसर का 20%। इसका नाम क्या रखा गया है? E20, ठीक है, इस पेट्रोल का। हालांकि काफ़ी विवाद भी है, वाहन चालक कह रहे हैं कि इससे एवरेज माइलेज जो है ना वो गाड़ी का वो कम हो गया है, पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। इथेनॉल एक जैव ईंधन है, बायोमास से इसको बनाया जाता है, ठीक है, जबकि पेट्रोल क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की, जिन्हें अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है? आंसर, पश्चिम बंगाल ने श्रमश्री योजना लॉन्च की है। इसमें क्या है ना कि कुछ वक्त तक रकम मिलेगी कैश अकाउंट में, ठीक है,
तो प्रवासियों को अलग अलग राज्यों में जो भेदभाव, भाषाई भेदभाव, उत्पीड़न की बात हो रही है, मुख्यमंत्री खुद कह रही हैं, तो उसके बाद ये फैसला किया गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रस्तावित पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया, तो इसका नंबर क्या रखा गया है? नेशनल एक्सप्रेसवे 9। नेशनल एक्सप्रेसवे 9 ये 244.930 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का है, ग्रीनफील्ड है, यानी वहाँ पहले से कोई निर्माण नहीं है, नया निर्माण किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड कहीं भी रहे ना लिखा हुआ, इसका मतलब है कि नया निर्माण हो रहा है ये। और ये बिहार का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर ही बन रहा है। ठीक है, तो इसको दर्जा दिया गया है राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का, नंबर 9। अगला क्वेश्चन, भारत ने लक्ष्य के कितने वर्ष पहले 2025 में विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% गैर जीवाश्म ईंधन यानी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किया है? आंसर होगा 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये जो है ना वो ये पहले तय था कि हम ये 2030 में अचीव करेंगे, लेकिन 5 वर्ष पहले ही 2025 में हमने इसको अचीव कर लिया है। तो उत्पादन यहाँ पर 50% उत्पादन क्षमता वो अब रिन्यूएबल एनर्जी से हो गई है, यानी उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो कौन सा है? तो उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो सोलर का है, फिर और भी है, परमाणु ऊर्जा है, फिर पवन ऊर्जा है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन भी है, इसके ज़रिए ये किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। विदेश से रिलेटेड टॉपिक को 2 टुकड़े में तोड़ा हुआ हमने, एक तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फिर विदेश की भी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया में पहली बार किस जगह अकाल की घोषणा की है? अकाल घोषित कर दिया। आंसर गजा में, बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 22 अगस्त को आधिकारिक तौर पर गजा में अकाल की ये घोषणा की है और कह दिया है कि बहुत लोग वहाँ मारे जाएंगे। और ये मिडिल ईस्ट या कहें पश्चिम एशिया में या वेस्ट एशिया में ये पहली बार है जब अकाल की घोषणा की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, तो ये है गजा, ये फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा है। फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा इधर वाला देख रहे थे, वेस्ट बैंक। तो यहीं पर ये जो घर दिख रहे हैं ये तो सैटेलाइट इमेज है, अब सब बर्बाद हो चुके हैं, ये नज़ारा अब नहीं है। इज़राइल ने तबाह कर दिया है इसको। ठीक है, इज़राइल और यहाँ पर गजा में जो हमास नामक एक संगठन है जिसको आतंकी संगठन कई सारे देश कहते हैं, तो उसके बीच में युद्ध चल रहा है और उसकी वजह से गजा बर्बाद हो रहा है। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया? आंसर का श्रीलंका। श्रीलंका में वो राष्ट्रपति रह चुके थे और 6 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या है मामला? तो विदेश यात्रा के दौरान निजी यात्रा, मतलब विदेश में जो निजी यात्रा की उसके लिए सरकारी धन का उपयोग किया गया, यही आरोप है उन पर। ठीक है, तो श्रीलंका की बात कर रहे हैं। अभी वहाँ राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके हैं और प्राइम मिनिस्टर वहाँ की अभी हरिनी अमर सूर्या। राजधानी 2 है, एक तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे जो विधायी राजधानी है और दूसरी राजधानी कोलंबो जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन रूस युद्ध के मद्देनज़र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में किस जगह पहली मीटिंग हुई? अलास्का में हुई है, अमेरिका में। ठीक है, अलास्का में किस जगह पर? तो एंकोरेज एक जगह है, वहीं पर 15-16 अगस्त को ये समिट हुई और चर्चा हुई है सीज फायर कैसे किया जाए। तो उम्मीद ये है कि अब आने वाले वक्त में जो बहुत जल्द ही यूक्रेन रूस युद्ध जो है ना वो रुकेगा। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन रूस युद्ध रोकने के मद्देनज़र पुतिन के साथ अलास्का समिट के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की कौन? तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं यानी अलग अलग यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों की जो मीटिंग हुई, कहाँ पर हुई है? तो वही वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में ये मीटिंग की गई है और उसमें ट्रंप ने राजी करने की कोशिश की कि यूरोपीय देश जो है मान जाएं कि ये युद्ध खत्म हो बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन, गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री अगस्त 2025 में भारत आए, तो उनका नाम क्या है?
वांग यी, ठीक है, चीनी विदेश मंत्री वांग यी। गलवान घटना के बाद 2020 के बाद पहली बार उनकी भारत यात्रा हुई है। और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो भी पहुँचे हैं चीन में शंघाई शिखर सम्मेलन, उसमें उस समिट में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। तो भारत चीन के बीच में ये संबंधों में बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन एक और है, किस पड़ोसी देश के विदेश मंत्री ने अगस्त 2025 में भारत को आश्वस्त किया कि उर्वरक, दुर्लभ खनिज और टनल बनाने वाली जो मशीनरी है उसकी आपूर्ति भारत को शुरू करेगा, जिसको रोक दिया गया था। आंसर का चाइना। वांग यी जो आए हैं उन्होंने ये तय किया है। तो 17 दुर्लभ जो खनिज हैं, तो वो कौन कौन है देख लीजिए आप, पूरी लिस्ट भी मैंने दे दी है, पीडीएफ में भी दिया हुआ है। पीडीएफ जो है ना वो उन लोगों को मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है, चाहे ISPCS मेंबरशिप हो या फिर बेसिक मेंबरशिप हो या फिर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है जिसकी वैलिडिटी अभी है या एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो सब ले सकते हैं। तो 17 दुर्लभ मेटल्स हैं, तो ये आपूर्ति भारत को होगी, बहुत ज़रूरी है ये। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं हम लोग। दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, भारत में स्पेस यानी नेशनल स्पेस डे ये कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, ठीक है। तो ये है दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो वीर नर्मद एक महान लेखक जो गुजराती भाषा के थे, तो उनकी जयंती को लेकर। अगला क्वेश्चन, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है? तो राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी को। अगला क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 19 अगस्त को। और थीम क्या है इस बार की? मेरी पसंदीदा तस्वीर, माई फेवरेट फोटो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 20 अगस्त को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 20 अगस्त को, ठीक है। मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों और उसके बचाव के प्रति जागरूकता के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो होगा 16 अगस्त को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विभाजन विभीषिका संस्मरण दिवस ये केंद्र सरकार कब मनाती है? तो ये 14 अगस्त को मनाती है केंद्र सरकार। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में भी, ओके। बीच में कुछ रुकावट थी कुछ पारिवारिक वजहों से, तो अब रेगुलर मिलेगा आपको वीडियो, ओके। बाय।